सुपरबग एक ऐसा बैक्टीरिया या एक ऐसा जीवाणु जो कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक पैंडेमिक को फैलाने की क्षमता रखता है। और इस सुपरबग को बनने के लिए और फैलने के लिए कारण हम सब हैं, आप, मैं और हर वो व्यक्ति जो बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक का यूज़ किए जा रहा है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 50 लाख डेथ्स ऐसी हुई थी जिसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कारणीभूत था, और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और यदि ऐसा ही चलता गया तो वो दिन दूर नहीं जब एक छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सुपरबग क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होता है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब के तौर पे ये वीडियो आज मैं लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नहातकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो अगर बात सुपरबग की करें तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा एक जीवाणु है जिसने अपने सिस्टम में कुछ ऐसे पुर्जे फिट कर लिए हैं जिसके वजह से एंटीबायोटिक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और इसी प्रोसेस को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके पहले कि हम ये जानें कि ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, चलिए बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के कुछ बेसिक्स को जानते हैं। बैक्टीरिया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज की तादाद ट्रिलियंस में होती है। इनकी संख्या हमारी बॉडी सेल्स से भी ज़्यादा है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अच्छे होते हैं, इन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सेल्स को अटैक करते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। पहले के ज़माने में इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से कई सारी डेथ्स हुआ करती थी, बट फिर अर्ली 1900s में हमने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसकी वजह से हम इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोक पाए और इनसे होने वाली डेथ्स को भी कम कर पाए, और उस सुपर वेपन का नाम था एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स काम कैसे करती है, चलिए अब ये जानते हैं। बैक्टीरिया का बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी की तरह है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जो आप अपने हाथ में घड़ी पहन रखी है उसे अगर आप खोल के देखेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है जिसमें कई सारे पुर्जे होते हैं। उनमें से कोई एक भी पुर्जा अगर निकाल दो तो यह घड़ी चलना बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के किसी न किसी पुर्जे पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया का विरुलेंस यानी हमें अटैक करने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी बाहर की कवरिंग में डैमेज कर देते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया का अंदरूनी स्ट्रक्चर एक्सपोज हो जाता है और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के डीएनए को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, जिससे उनकी तादाद कम रह जाती है और हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है। तो अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आई। प्रॉब्लम नंबर 1, इर्रेशनल एंड अनसुपरवाइज्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आज के दिन में बात करें तो एंटीबायोटिक खरीदना उतना ही आसान हो गया है जितना एक दुकान पे जाके चॉकलेट खरीदना। हम एंटीबायोटिक्स विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिए जा रहे हैं, विदाउट सुपरविजन लिए जा रहे हैं। हम एंटीबायोटिक को एक कमोडिटी की तरह यूज़ करने लगे हैं, और हम ये भूल गए हैं कि एंटीबायोटिक एक सुपर वेपन है जो लास्ट रिसोर्ट ड्रग की तरह यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि एक ऐसी दवा जो हर छोटी मोटी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाए। प्रॉब्लम नंबर 2, मीट इंडस्ट्री। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मीट इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट अराउंड $1000 बिलियन का है, और इस हाई डिमांड को केटर करने के लिए बहुत सारे एनिमल्स को बहुत ही कॉम्पैक्ट, अनहाइजीनिक और छोटी छोटी जगहों में रखा जाता है, और इन एनिमल्स को इन्फेक्शन ना हो इसलिए उन्हें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के डेवलप होने का, जो इन जानवरों के द्वारा हमारी बॉडी में भी आता है। तो अभी हम समझते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता कैसे है। इन बैक्टीरिया के पास 2 सुपर पावर्स है। सुपर पावर नंबर 1, प्लाज्मिड डीएनए। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए होता है जिसे क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, बैक्टीरिया के पास 2 डीएनए होते हैं। एक हमारी तरह क्रोमोसोमल डीएनए और एक होता है छोटा सा प्लाज्मिड डीएनए। इस प्लाज्मिड डीएनए की खासियत यह है कि बैक्टीरिया एक दूसरे से गले मिलते वक्त इस डीएनए को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कैरेक्टर्स भी एक्सचेंज किए जा सकते हैं। सुपर पावर नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा बैक्टीरिया डेड बैक्टीरियाज के डीएनए फ्रैगमेंट्स को उठाकर अपने डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे कोई मरा हुआ बैक्टीरिया है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर है, तो एक जिंदा बैक्टीरिया उनमें से वो जीन उठाकर खुद के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर सकता है और खुद वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इन सुपर पावर्स का यूज़ बैक्टीरिया हमारे अगेंस्ट कैसे करते हैं। तो समझ लीजिए आपको सर्दी खांसी है और आपने एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया है,
तो आमतौर पर सर्दी एक वायरल डिसीज़ है, यानी यह बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती और एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियाज को मारने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इंडिकेटेड कंडीशंस में, यानी जब आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो ये एंटीबायोटिक डोज उन बैक्टीरियाज को मारने में हेल्प करता है। पर जब आप सर्दी में एंटीबायोटिक लेते हो, जब आपकी बॉडी में एक्चुअली कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं, तब ये एंटीबायोटिक डोज आपके गट यानी आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के नॉर्मल बैक्टीरियाज, गुड बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता है और ये बैक्टीरिया का यूज़ बढ़ते जाता है, तो ये गट बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक से बचने का कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे जैसे कुछ बैक्टीरियाज अपने सिस्टम में कुछ पंप्स बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स को बाहर फेंक सके, ताकि एंटीबायोटिक्स उनका कुछ ना बिगाड़ सके। कुछ बैक्टीरिया अपने सेल वॉल के बाहर एक नई वॉल क्रिएट कर लेते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स उनके अंदर जा ही ना सके। कुछ बैक्टीरिया एक नया केमिकल डिस्कवर कर लेते हैं जो एंटीबायोटिक्स को न्यूट्रलाइज कर सके। तो अब जब आपको सच्ची में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और तब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो 90% ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स क्योर कर लेते हैं। बट 10% कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्मार्ट होते हैं और उन्हें समझ जाता है कि गट लाइनिंग में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है जिन पे इन एंटीबायोटिक्स का कुछ असर नहीं हो रहा, और वो इन गट बैक्टीरियाज के साथ अपनी सुपर पावर का यूज़ करके इस रेजिस्टेंट जीन को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और जिससे बनता है सुपर बग यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो चलिए अब इस बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, MDR या XDR ट्यूबरकुलोसिस। MDR का फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। XDR ट्यूबरकुलोसिस का फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और इसका सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्हें ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है MRSA। इसका फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आमतौर पे आपको न्यूमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन, सेप्सिस जैसे डिसीज़ देता है, और इन्हें मारने के लिए पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता था। बट बिकॉज ऑफ द अनसुपरवाइज्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, अभी स्टेफिलोकोकस ऑरियस पेनिसिलिन और उसके भाई मेथिसिलिन को रेजिस्टेंट हो गया है, जिसे MRSA कहा जाता है, और इसे मारने के लिए अब हायर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा और सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है कोलिस्टिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। कोलिस्टिन हमारे पास अवेलेबल एंटीबायोटिक्स की लिस्ट का सबसे हाईएस्ट ग्रेड एंटीबायोटिक है, और इससे भी रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज आज मार्केट में घूम रहे हैं। और इसकी शुरुआत 2015 में उसी कंट्री से हुई थी जिसने हमें कोविड-19 दिया था। यस, चाइना। ये देखा गया था कि चाइना में पिग फार्मिंग में पिग को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कोलिस्टिन दिया जाता था, जिसकी वजह से आज कोलिस्टिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज भी डेवलप हो गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सारे रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम रहे और ये नया पैंडेमिक इस दुनिया को ना फेस करना पड़े, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करें। विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट सुपरविजन इसे ना ले। ऑल्सो अपील टू ऑल द फार्मासिस्ट कि बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स ना दें। नंबर 2, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया है तो प्लीज़ उसका पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। मैंने ये कई बार देखा है कि डॉक्टर्स अगर 7 दिन के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं तो तीसरे चौथे दिन जब पेशेंट को ठीक लगने लगता है तो पेशेंट अपने मर्जी से एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये डोज अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये भी एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स के डेवलप होने का कारण है। नंबर 3, करेक्ट डायग्नोसिस पे फोकस करें। बिना डायग्नोसिस के अगर आप रैंडमली एंटीबायोटिक्स लेना चालू कर देंगे तो उससे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड नंबर 4, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहे, जिसके लिए एक अच्छा एक्सरसाइज रूटीन अपने शेड्यूल में रखें और एक बैलेंस डाइट लेते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस देश का हर व्यक्ति इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकने में अपना सहयोग दे सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।